नमस्कार। मैं प्रियंका आप सबके समक्ष फिर से एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। संगीता माथुर के द्वारा लिखी हुई यह कहानी गुरु दक्षिणा। आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं गुरु दक्षिणा। इससे पहले कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, जिलाधीश दिव्या ने उमड़ती भीड़ पर आंसू गैस छोड़ने का आदेश दे दिया। कुछ ही देर में सब कुछ व्यवस्थित होता चला गया था। 3-4 लोग भगदड़ में घायल हो गए थे। उन्हें अस्पताल रवाना कर दिव्या नियंत्रण कक्ष में जाकर कुर्सी पर बैठ सुस्ताने लगीं। तभी पत्रकार की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। सवालों की बौछार ने दिव्या को जरा भी असहज नहीं किया। वे एक के बाद एक उठ रहे प्रश्न का गंभीर लहजे में बिना आपा खोए संतुलित जवाब देती रहीं। आक्रोशित हो रहे कुछ पत्रकार भी जब संतुष्ट नजर आने लगे तो दिव्या ने हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करते हुए अंततः अपने दिल की बात भी रख दी। आप सभी ने इतने धैर्य से मुझे सुना और मेरे पक्ष को समझा, इसके लिए धन्यवाद। मैं आप सभी को और जन सामान्य को यह विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम इस कुर्सी पर आप लोगों की सेवा के लिए ही बैठे हैं। भगवान में आपकी आस्था वंदनीय है, लेकिन आस्था का इतना उन्मादी प्रदर्शन निंदनीय है। यदि आप आरंभ से ही सहयोग बनाए रखते तो ये आंसू गैस छोड़ने की नौबत नहीं आती। जिलाधीश की मार्मिक अपील ने पत्रकारों को अभिभूत किया और उन्होंने इसे प्रकाशित कर जनता तक उनका संदेश पहुंचाने का वादा किया। पत्रकारों की भीड़ छटने लगी तो दिव्या कुछ आवश्यक फ़ोन कॉल्स करने में व्यस्त हो गई। उनसे निर्वित होकर उन्होंने गर्दन उठाई तो एक युवा महिला पत्रकार को अभी भी वहीं बैठे पाया। दिव्या को हैरत हुई। क्या बात है, आपके मन में अभी भी कोई शंका रह गई है? आप बुरा न माने तो मैं आपका एक व्यक्तिगत साक्षात्कार लेना चाहती हूँ। प्रेरक व्यक्ति की श्रृंखला में मैं उसे प्रकाशित करूँगी। दरअसल आपकी शख्सियत ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। हम दोनों ही महिलाएं हैं और हमारा काम भी ऐसा ही है कि हमें हर वक्त सजग और अपडेट रहना पड़ता है। मैं आज जैसी परिस्थितियों में अक्सर घबरा जाती हूँ, न ढंग से शूट कर पाती हूँ और ना ही साक्षात्कार ले पाती हूँ। लेकिन आपका साहस और संयम देखकर मैं दंग रह गई। एक पल के लिए भी न तो आप खुद बेकाबू हुई और न ही आपने स्थिति को बेकाबू होने दिया। मैंने तो आपको अपना गुरु मान लिया है। उम्र से भी आप मेरे आसपास की ही नज़र आती हैं, फिर इतना अनुभवी होने के लिए उम्र दराज होने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने कई व्यय प्राप्त लोगों को नौसिखिए की तरह व्यवहार करते देखा है और युवाओं को अनुभवी लोगों की तरह समझदारी दिखाते हुए। वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ से जुटाए वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि कहाँ से जुटाया इतनी कम उम्र में आपने इतना अनुभव। कहानी थोड़ी लंबी है, यहाँ सुनाना मुनासिब नहीं होगा। मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, दिव्या ने कहा। हम शाम को गेस्ट हाउस में मिलते हैं। मैं भी वहीं रुकी हुई हूँ। यह मेरा विजिटिंग कार्ड। माई सेल्फ नैना साहनी। ठीक है, शाम को मैं तुम्हें अपने रूम में ही कॉल करती हूँ। नियत समय पर दोनों एक दूसरे के सामने प्रस्तुत थीं। औपचारिक अभिवादन के बाद नैना ने ही वार्तालाप आरंभ किया। सुबह की घटना याद कर मेरे तो अभी भी बदन में झुरझुरी सी हो रही है। आपकी दिलेरी याद करती हूँ तो सिर श्रद्धा से झुक जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं सचमुच दिल से आपको अपना गुरु मान लिया है। क्या आप मुझसे और आम जनता से अपनी कामयाबी का राज शेयर करते हुए सफलता प्राप्ति के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगी? गुरु का प्रसंग छेड़कर आपने मुझे अपने गुरु की याद दिला दी है। साथ ही उन्हें
गुरु दक्षिणा देने का अपना फर्ज भी। मुझे याद आ गया है। ओह, कहानी तो आरंभ होने से पहले ही काफ़ी रुचिकर हो गई है। कोई स्कूल या कॉलेज के गुरु थे? नहीं, शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ाने वाले ही गुरु नहीं होते। जिंदगी जीने का ज्ञान जहाँ से भी, जिससे भी मिल जाए, उसे आत्मसात करते चले जाना चाहिए और जिससे ज्ञान मिला है उसे गुरु मान लेना चाहिए, जैसे मैंने आपको गुरु माना है। दिव्या ने नैना की स्मार्टनेस की दाद दी और जानना चाहा कि उनका यह साक्षात्कार किन किन अखबारों में और किन किन राज्यों में प्रकाशित होगा। नैना ने तुरंत सूची प्रस्तुत कर दी। उसमें उनका प्रांत राजस्थान भी देख दिव्या आश्वस्त हुई। तो आज वाली घटना के बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं? दिव्या: बहुत अच्छा। वो कैसे? नैना चौंक गई थी। हम आप रोज़ तो टेबल वर्क ही करते हैं, वह थोड़ा नीरस सा हो जाता है, लेकिन आज जैसे घटनाक्रम हमारी उस नीरस दिनचर्या को तोड़ते हैं और हमें एक जिम्मेदार अधिकारी होने का एहसास कराते हैं। हम मुस्तैद भी हो जाते हैं, हमारा अनुभव बढ़ता है और आगे कभी इससे भी अधिक जटिल स्थिति पैदा होने पर हमें उसका सामना करने की ऊर्जा मिलती है। ओह, ब्यूटीफुल। आपकी कहानी जानने में तो मेरी दिलचस्पी बढ़ती ही जा रही है। चूँकि हमारे पास समय की भी सीमा है और शब्दों की भी, इसलिए अपने वृत्तांत को संक्षिप्त में रखने के लिए मैं अपनी कहानी पश्चिम भारत के उस शहर से आरंभ करती हूँ जहाँ मैंने नई नौकरी ज्वाइन की थी। कामकाजी युवतियों का एक हॉस्टल में मुझे एक रूम किराए पर मिल गया था और मेरी रूममेट थी चित्रा, जो मेरे ही ऑफिस में काम करती थी। हम दोनों के स्वभाव में वैसे तो काफ़ी अंतर था, पर हम दोनों ही मजबूरीवश एक दूसरे के साथ रह रहे थे। हमारे ऊपर की मंजिल पर रहने वाली रमा दी से मेरी काफ़ी पटती थी। वे भी मेरी ही कंपनी में काम करती थी, पर हमारे विभाग अलग अलग थे। हमसे 3-4 साल बड़ी होंगी वो, पर मुझसे कहीं ज़्यादा डिग्रियां उनके पास थीं। समझदार और व्यवहार कुशल तो वो इतनी थी कि मुझे लगता था कि उन्हें रमा दादी नहीं, मुझे लगता था कि उन्हें रमा दीदी नहीं, रमा दादी कहूँ। दिव्या के इस सहज परिहास ने दोनों के चेहरे पर स्मित मुस्कान बिखेर दी थी। शायद रमा दी ही वे शख्स हैं जिनसे प्रभावित होकर आपने कहा था कि अनुभवी होने के लिए उम्र दराज होने की आवश्यकता नहीं होती। नैना ने अनुमान जाहिर किया। बिल्कुल ठीक पकड़ा है तुमने, वे बातें ही ऐसे करती थी। अब एक उदाहरण ले लो। मैं और चित्रा एक दिन फिल्म देखने गए थे। पूरी फिल्म में वे चुपके चुपके आंसू बहाती रही। अरे, इतना भी क्या भावनाओं में बहना। मेरा मूड उखड़ गया। लौटते ही मैंने सीधे रमा दीदी के पास पहुंची और अपनी सारी भड़ास निकाल दी, पर वे शांति से उल्टे मुझे ही समझाने लगी कि संवेदनशील होना कोई बुरी बात नहीं है। जब हम किसी की भावनाओं से जुड़ेंगे ही नहीं, उनके दुख को अपना समझेंगे ही नहीं, तो उनकी मदद कैसे करेंगे? कुछ मायने में तुम भी सही हो। इंसान अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर ही आगे बढ़ पाता है। इसलिए संवेदनशील होना अच्छा है, मगर एक सीमा तक। मैं तो रमा दी की बातों से इतना प्रभावित हुई थी कि बस उसी पल उन्हें अपना गुरु मान लिया। रमा दी ने बताया कि किस तरह इतनी छोटी उम्र में ही उन्होंने कितना कुछ देखा और सहा है। सौतेली माँ ने उनका घर में रहना दुर्भर कर दिया था, तो पिताजी उन्हें पढ़ाई के लिए हॉस्टल छोड़ाए थे। वहाँ वार्डन की निर्ममता से वे आसानी से सह जाती थीं, क्योंकि वह उन्हें सौतेली माँ से कम निर्मम लगती थी। उसके बाद कई ऐसे अवसर आए जिनसे मेरी गुरु भक्ति बढ़ती गई। एक दो उदाहरण मैं और बताना चाहूँगी। चित्रा बहुत लेट लतीफ़ थी। अक्सर उसके साथ घर से निकलने में मुझे देरी हो जाती थी। ऑफिस से चेतावनी भी मिल गई थी, तो मैंने रमा दी को अपनी समस्या बताई। उन्होंने तुरंत मुझे
अकेले ऑफिस जाने की सुझाव दे डाला, पर फिर टैक्सी का इतना किराया मुझे अकेली को वहन करना होगा। मैंने अपनी दुविधा रमा दी के सामने रखी। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन ही टैक्सी स्टैंड पर मुझे साथ जाने के लिए दो दूसरी लड़कियां मिल गईं। चित्रा की लेट लतीफ़ी के कारण वे उनके साथ जाने से कतराती थीं, पर हमारा साथ बैठ गया। किराया 2 की बजाय 3 में बँट गया और मैं नियत समय पर ऑफिस पहुंचने लगी। फिर आई काम की समस्या। ऑफिस में मुझे जो प्रोजेक्ट दिया गया था वह मेरी रुचि के अनुरूप नहीं था। साथियों का भी मानना था कि इससे मुझे करियर में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सबने उसे न करने का सलाह दिया, लेकिन सबसे जूनियर होने के कारण मजबूरन मुझे वह प्रोजेक्ट स्वीकार करना पड़ा। रमा दी को मैंने दुखी मन से अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने इसे समस्या मानने से ही इनकार कर दिया। उनके अनुसार जिस चीज़ का कोई समाधान नहीं वह समस्या नहीं, नियति है। इसलिए बॉस द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को रुचि लेकर पूरा करने में ही भलाई है। मैंने उनका कहा माना। प्रोजेक्ट खत्म होने पर बॉस इतने खुश हुए कि मुझे पदोन्नति और वेतन वृद्धि दोनों ही दे दिया। वाह, कमाल है, नैना के मुंह से निकल पड़ा। अब तक मैं रमा दी की अंधभक्तन हो चुकी थी। मेरे दिल में यह विश्वास बैठ चुका था कि रमा दी मेरे लिए जो सुझाए वो मुझे आंख मूंद कर अनुसरण कर लेना चाहिए। भले ही पद और वेतन श्रृंखला में मैं उनसे 1-2 पायदान ऊपर चढ़ चुकी थी, पर उनके प्रति मेरी भक्ति और सम्मान में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि बढ़ोतरी ही हुई थी। फिर मेरे पास साउथ से एक नौकरी की ऑफ़र आई। कभी वहाँ की एक ख्याति प्राप्त कंपनी में नौकरी करने के लिए मैंने आवेदन दिया था। उसी के लिए साक्षात्कार का बुलावा था। मैं असमंजस में घिर गई थी। इस दौरान मैंने वहाँ पर इतनी प्रगति कर ली थी कि अब इतनी दूर जाने का मन नहीं हो रहा था। पर इससे भी बड़ा एक कारण था, राह दिखाने वाली मेरी गुरु माँ। रमा दी तो यहीं छूट जाएंगी, फिर वहाँ किसके सहारे जीऊँगी। रमा दी को मैंने पत्र दिखाकर राय मांगी, तो उन्होंने छूटते ही कहा, मेरे ख्याल से तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। जब तक जोखिम उठाने का साहस नहीं रखोगी तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। और मेरा तो मन कहता है कि ये नौकरी तुम्हारे लिए ही बनी है। पर इतनी दूर? अपनी कमजोरी जाहिर करते हुए मैं हिचक रही थी। हाँ, दूर तो बहुत है, वापस आना मुश्किल होगा। ऐसा करो, यहाँ से त्याग पत्र देकर सारा सामान वगैरह लेकर ही चले जाओ। मुझे लगा वह मेरी कमजोरी समझ नहीं पा रही थी। पर आपसे इतनी दूर? मैंने फिर वाक्य को थोड़ा स्पष्ट करना चाहा। अरे, यह मोबाइल है ना, हर मर्ज की दवा। मेरी आंखों पर रमा दी के प्रति अंध श्रद्धा की पट्टी बंधी हुई थी। मुझे अपना हित अहित कुछ नजर नहीं आ रहा था। मानो कोई देवी माँ मुझे आदेश दे रही हैं और नतमस्तक उनका पालन करने के सिवाय मेरे पास कोई और उपाय नहीं है। मैं वह नौकरी त्याग कर अपना सारा सामान समेटकर वहां से चली आई। फिर नैना की उत्सुकता अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। वह नौकरी मुझे नहीं मिली। क्या? मैं खुद अवाक थी। इस स्थिति की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। रमा दी कहे और वो चीज़ ना हो, ऐसा कैसे संभव है? लेकिन कड़वी हकीकत मेरे सामने थी। मैंने रमा दी को बार बार फ़ोन मिलाया, पर बात नहीं हो पाई। मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी। कई दिनों तक यही सिलसिला जारी रहा। मेरे पास और खाने को कुछ नहीं था और वापस लौटने के सारे रास्ते में बंद कर आई थी। मैंने ठंडे दिमाग से काम लेना आरंभ किया। दूसरी कंपनियों में हाथ पांव मारे। अंततः एक छोटी सी नौकरी का जुगाड़ कर लिया। यहाँ कोई विशेष काम नहीं था, तो मैंने सिविल सर्विसेज की पढ़ाई में खुद को झोंक दिया।
दूसरी बार में मुझे सफलता मिल गई और मैं यहाँ तक पहुँच पाई। और रमा दीदी, यहाँ भी वह मेरी गुरु ही साबित हुई। शायद उन्होंने मेरी कमजोरी भाप ली थी कि मैं उन पर बहुत ज़्यादा ही निर्भर हो गई हूँ। अपनी प्रिय शिष्या का कमज़ोर पड़ता आत्मबल शायद उनसे सहन नहीं हुआ। मेरा आत्मविश्वास जगाने मुझ पर मुझे फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया था। यहाँ इस मुकाम तक पहुँच पाने के बाद मुझे उनके मंतव्य का एहसास हुआ तो उनके प्रति मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। मेरा यह साक्षात्कार उनके प्रति आभार प्रदर्शन का छोटा सा जरिया है। उनके प्रति मेरी गुरु दक्षिणा है। बहुत दिनों बाद आज दिव्या गहरी नींद सो पाई थी। सवेरे टेबल पर अखबार फड़फड़ाकर उनका स्वागत कर रहा था। साक्षात्कार की एक एक पंक्ति पढ़ने के साथ ही दिव्या की रहस्यमयी मुस्कान गहराती जा रही थी। इसमें कोई संशय नहीं था कि साक्षात्कार पढ़ने वाले हर पाठक की नज़रों में रमादी बहुत ऊंची उठ जाएंगी, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी जानने वालों की नज़रों में वे हमेशा के लिए गिरती जाएंगी। रमादी को अपनी ही नज़रों में गिरते देखने का दृश्य अनुभव कर दिव्या बहुत सुकून महसूस कर रही थी। उन्हें याद आ रहा था वह परिदृश्य जब कई दिनों के प्रयास के बाद भी रमादी से संपर्क नहीं होने पर उन्होंने चित्रा को फ़ोन लगाया था और जिस कटु सच्चाई से चित्रा ने उन्हें अवगत कराया था वह जानकर दिव्या का कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गए थे। दिव्या की पदोन्नति और वेतन विधि से खार खाए बैठी रमादी ने उस पर अपना वशीकरण मंत्र चलाते हुए उसे सब कुछ छोड़कर वहां से जाने पर मजबूर कर दिया था। उसके जाते ही अपनी वरीयता और योग्यता का दावा करते हुए उस पद पर खुद अधिकार कर लिया था, जिसे दिव्या अपना सब कुछ और सबसे बड़ा शुभचिंतक समझती रही। उसी को अपने लिए गड्ढा खोदते देख दिव्या को गहरा सदमा लगा था, पर उन्होंने खुद को संभाला और इस मुकाम तक पहुंच पाई। कहानी झूठी नहीं थी, इसलिए गुरु दक्षिणा भी झूठी नहीं थी, क्योंकि अनजाने में ही सही दिव्या को इस मुकाम तक पहुंचाने में हाथ तो रमादी का ही था। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।